स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का अगला वाला टॉपिक यानी अगली रिएक्शन के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो वो कौन कौन सी रिएक्शन थी? अपघटन वाली रिएक्शन थी सारी, यानी कि वियोजन की जो जितनी भी अभिक्रिया थी वो हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस करी थी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी कुछ बची हुई रिएक्शन के बारे में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो हमारी जो बची हुई रिएक्शन है जिसका नाम है अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय, यानी ये जो रिएक्शन है ये हमारी अगली रिएक्शन है एफ। जो हमारी अगली रिएक्शन है वो क्या है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर डबल रिएक्शन भी होती है। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी अनुत्क्रमणीय रिएक्शन के बारे में कि अनुत्क्रमणीय रिएक्शन का मतलब होता क्या है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती हो। किधर चलती हो? एक दिशा में चलती हो। अब आप सोचेंगे कि यार ये एक दिशा का मतलब क्या है यहाँ पर। अब इस एक दिशा का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जो केवल और केवल आगे की तरफ जाए, न कि पीछे की तरफ आए। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ। ए की अभिक्रिया कराई मैंने बी के साथ, जो उत्पाद मिलेगा वो हमें मिला C+D, यानी C और D हमें उत्पाद मिला। तो ये जो अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है ये है आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल क्या हो रही हो? एक ही तरफ हो रही हो। इतनी सारी रिएक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ी है और वो सारी रिएक्शन क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी, क्योंकि हमने उनको केवल एक ही तरफ में लिखा था। इसमें क्या होता है कि केवल और केवल अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, न कि उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो अभिकारक होती है उसकी सांद्रता कम होती है, यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी उसकी सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? उत्पाद की सांद्रता कम होने लगे तथा अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता क्या हो? बढ़ने लगे। क्या हो जाएगा इसमें? अभिकारक की सांद्रता तो कम हो रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, क्योंकि अब कोई नई जो चीज़ हमें बन रही है वो क्या होगी? ज़्यादा सांद्र होगी बजाय अभिकारक की सांद्रता के। इसलिए हम इसे कहते हैं कि क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। देखिए इस अभिक्रिया का, जैसे कार्बन है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये जो क्या है? ये हमारा कोयला है, जैसे हम रासायनिक भाषा में कार्बन कहते हैं, और ये ऑक्सीजन। जब कोयले को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? उत्पाद जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाएगी। क्या होती है? इनकी सांद्रता कम होने लगती है जैसे जैसे अभिक्रिया होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता बढ़ती है। तो अब देखिए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हो। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या है? हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी जिसको आप वापस रिवर्स में नहीं ले सकते। इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन इंग्लिश में। अब जो अगली रिएक्शन है वो है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया।
ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसके उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में अभिक्रिया का चलना। तो हम इसे कहते हैं, इसमें एक खास बात ये है कि ये दोनों दिशाओं में चलती है। क्या है? दोनों दिशाओं में। दोनों दिशाओं का मतलब यहाँ पर आगे और पीछे से है कि ये अभिक्रिया आगे और पीछे दोनों तरफ होती है। रासायनिक भाषा में हम इसे अग्र और प्रतीप भी कह सकते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जो आगे भी होती हो और पीछे से भी होती हो। इस अभिक्रिया की परिभाषा ऐसे दी जाती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में खास बात यह है कि अभिकारक की सांद्रता में कोई कमी नहीं आती है, सांद्रता की मात्रा में कोई कमी नहीं होती। यानी कि अभिकारक की जितनी सांद्रता है अभिक्रिया से पूर्व, क्या है? अभिक्रिया से पूर्व अभिकारक की जितनी सांद्रता है अभिक्रिया होने के पश्चात भी उसकी सांद्रता उतनी ही बनी रहती है। यानी कि वो जो अभिकारक है वो उसकी सांद्रता को लॉस्ट नहीं करता, खोता नहीं है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूँ कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया मैंने कराई हाइड्रोजन के साथ, मुझे क्या मिला? अमोनिया मिला। क्या मिला मुझे? अमोनिया मिला। यह अभिक्रिया संतुलित। तो अब देखिए कि ये जो एरो लगाया है मैंने, ये केवल आगे जा रहा है। अब मैं इस एरो को ऐसा करता हूँ तो ये जो एरो है ये हमारा डबल एरो, ये दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है। क्या है? उत्क्रमणीय है। यानी कि आप नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो आपको अमोनिया मिलेगा। अमोनिया मिला और इसी अमोनिया से आपको वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलता है। तो ये जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है ये आपका किसका उदाहरण है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। इसका एक और उदाहरण देखिए कि जल की अभिक्रिया मैंने कराई कार्बोक एसिड से। क्या है? कार्बिक एसिड से। तो जो मुझे उत्पाद मिलेगा वो ये मिलेगा। देखिए जैसे ही जल की अभिक्रिया कराई मैंने किसके साथ? कार्बिक एसिड के साथ, तो जो मुझे उत्पाद मिला वो क्या मिला मुझे? हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक आयन मिला मुझे। तो देखिए कि इन्हीं दोनों उत्पादों से हम वापस हमारा अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट उदाहरण मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये किसके उदाहरण हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की क्या परिभाषा हो गई कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उत्पाद से अभिकारक का निर्माण भी होता है। इसमें दो तरह की रिएक्शन चलती है आपके, जैसे A प्लस बी, यानी कि A से अभिक्रिया करें किसने? B से, तो हमें क्या मिला? C प्लस D। तो इस अभिक्रिया हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया। क्या कहेंगे? अग्र अभिक्रिया, जो एक तरफ हो रही है। फिर इसी उत्पाद से हमें वापस क्या मिला? A प्लस बी। इसे हम कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया, यानी जो पीछे भी हो, यानी कि उत्पाद से भी अभिकारक का निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया हमने पढ़ी है ये क्या थी? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया थी। अब जो हम अगली रिएक्शन पढ़ेंगे वो इस चैप्टर की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही है। देखिए कि चैप्टर 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का उससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो वो जो टॉपिक है आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक, जो कि है ऑक्सीकरण और अपचयन। अब ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप खुद उलझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है तो उलझ जाते हैं कि ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, अपचयन क्या हो रहा है। तो देखिए कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है कि बेसिकली ये होता है कि जो सभी तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं। मोस्टली यही देखा जाता है। जब आप अम्ल की अभिक्रिया कराते हो, अम्ल क्षार की, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं।
तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो अभिक्रियाएं होती है हमारी केमिकल में, केमिकल रिएक्शन में, वो बेसिकली किस पर डिपेंड होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए इन्हीं के आधार पर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर इन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन नाम दिया गया है। तो इसको समझने के लिए हम बहुत सारे वेरिएशन देखते हैं, जिसमें पहला वेरिएशन ये आता है हमारे पास कि ऑक्सीजन के आधार पर, यानी कि ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो यानी कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन, O2। इसको जोड़ना और इसको अलग करने के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा होगी वो क्या होगी? ऑक्सीजन के आधार पर। कि पहली ऑक्सीकरण के लिए क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। और अपचयन के लिए क्या परिभाषा होगी? ऑक्सीजन के आधार पर कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन निकलता हो। क्या हो? ऑक्सीजन निकलता हो, वो क्या होगी अभिक्रिया? हमारी अपचयन अभिक्रिया होगी। तो इसके हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि जो इसका उदाहरण है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीकरण के बारे में देखेंगे कि ऑक्सीकरण के आधार पर क्या होगा। कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई। क्या कराई मैंने? मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, तो मुझे क्या मिलेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर लीजिए साथ के साथ। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि किसी तत्व या किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट मिला है ये ऑक्सीकरण का प्रोडक्ट है, यानी कि मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ यहाँ पर? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये जो मैंने सामने आपके लिए एक रिएक्शन लिखी है, तो ये जो रिएक्शन है वो किसकी है? ऑक्सीकरण की। क्योंकि यहाँ पर जो ये तत्व है उसके साथ किसका संयोग हुआ है? ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। इसी के साथ एक रिएक्शन और देखते हैं हम। सल्फर की रिएक्शन मैंने करी ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन थी ये किसकी थी? ऑक्सीकरण की थी, यानी किसी पदार्थ के साथ क्या हो रहा? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब देखते हैं हम अपचयन के बारे में कि अपचयन क्या होगा ऑक्सीजन के आधार पर। अपचयन वो होगा कि जिसके अंदर ऑक्सीजन निकल जाएगी, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से, यानी किसी पदार्थ या किसी यौगिक से क्या हो? ऑक्सीजन निकल जाए। क्या निकल जाए? ऑक्सीजन निकल जाए। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। देखिए KClO3, इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। इसकी अभी देखो, जैसे मैंने इसको गर्म किया, क्या किया? गर्म किया, ऊष्मा दी इसको, तो मुझे क्या मिलेगा? ये इसमें जो ऑक्सीजन है वो निकल गई। अब देखिए कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये अभिक्रिया आपके बैलेंस है। तो देखिए ये जो पोटेशियम क्लोरेट है उसमें से आपके ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ चुका है। देखिए इसमें जो ऑक्सीजन था आपके वो क्या आ गया? बाहर आ गया है। तो ये जो अभिक्रिया है वो किसके लिए अपचयन होगा? कि ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। ये किससे बदल गया? क्लोराइड से क्लोराइड में बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन थी आपके वो इस यौगिक से बाहर आ गई है। और इसका एक अभिक्रिया और लेते हैं हम।
जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो किस में बदलेगा, Mg+O2 में, और ये अभिक्रिया संतुलित। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को निकाल चुका है, तो इसमें जो मैग्नीशियम है उसका क्या हो गया, अपचयन हो गया है। तो ये जो थी हमारी केवल ऑक्सीजन के आधार पर थी, यानी इसके अंदर हमने जो आधार लिया हमारा किसका, ऑक्सीकरण अपचयन का, वो क्या था हमारा, ऑक्सीजन। इसमें जो हमने आधार लिया था वो क्या था, ऑक्सीजन। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा हाइड्रोजन के ऊपर होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन को आधार मानकर किया जाने वाला ऑक्सीकरण अपचयन होगा। तो अब हम जो हमारा अगला जो पॉइंट है किसका, ऑक्सीकरण और अपचयन का। ऑक्सीकरण अपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन का तो मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। अब हम पढ़ेंगे हमारे हाइड्रोजन के आधार पर, यानी हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन कैसे दिया जाता है वो हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण क्या होगा। हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीजन क्या होता है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या करना, हाइड्रोजन के आधार पर हम कैसे देंगे ऑक्सीकरण की परिभाषा, कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और अपचयन के आधार पर हम कैसे देंगे हाइड्रोजन के लिए परिभाषा, कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो अब हम रिएक्शन देख लेते हैं किसके लिए, सबसे पहले ऑक्सीकरण के लिए। ऑक्सीकरण के लिए जो अभिक्रिया होगी वो इसमें क्या होगी, तो देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये अभिक्रिया कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसकी अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन गैस के साथ कराई तो क्या होगा, क्या होगा, जल बनेगा और ये होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन किसके साथ और कैसे निकला, तो वो देखिए ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसमें से देखिए कि ये जो सल्फर है वो अलग से आ चुका है, क्या है, अलग से आ चुका है। और ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण, आपको पूछे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हुआ है, तो वो हुआ है सल्फर का। क्या हुआ इस अभिक्रिया में कि सल्फर से हाइड्रोजन निकल चुका है। देखिए यहाँ पे जो सल्फर है वो बिल्कुल अकेला है, क्या है, बिल्कुल अकेला है। तो इस अभिक्रिया में सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है, क्या हुआ है, सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन था वो निकल चुका है। एक अभिक्रिया और लेते हैं हम इसके लिए, CH3CH2OH, इसे हम कहते हैं एथेनॉल यानी अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया अगर हम नवजात ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसके साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें एथेनॉल और H2 गैस। क्या मिलेगा हमें, एथेनॉल और H2 गैस। अब इसमें से आप सोच रहे होंगे कि यार इधर तो हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, दोनों जगह, तो इसमें ऑक्सीकरण कैसे हुआ। तो ऑक्सीकरण ऐसे हुआ कि आप इस यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या काउंट करें। देखो 3 + 2 + 1 कितने हो गए, टोटल 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, कितने, 6 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर आप गिनिए कितने हाइड्रोजन है, 3 + 1 4 हाइड्रोजन परमाणु हुई ही है यहाँ पर। तो ये जो अभिक्रिया हुई वो क्या हुई, ऑक्सीकरण हुआ है, किसका, एथेनॉल का जो ऑक्सीकरण हुआ वो किस में हुआ है, एथेनॉल में हुआ है। जब भी आप एथेनॉल का ऑक्सीकरण करोगे तो हमें मिलेगा एथेनॉल। तो देखिए यहाँ जो मिला हमें वो मिला है, एथेनॉल मिला है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या थी वो कम हो गई है बजाय एथेनॉल से। यहाँ 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ 4 हाइड्रोजन ही रह गए हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। अब हम हाइड्रोजन के आधार पर ही अपचयन पढ़ेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन के आधार पर जो अपचयन है वो क्या है,
हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन कैसे दिया जाएगा, तो वो देखिए कि हाइड्रोजन के आधार पर जो इस अभिक्रिया में, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है हम इसे कहते हैं एथीन। इसकी अभिक्रिया जब आप हाइड्रोजन के साथ कराते हो, क्या कराते हो, हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथेन। क्या बनेगा, एथेन। तो यहाँ पर देखिए कि एथीन का अपचयन होकर हमें क्या मिला, एथेन मिला। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का जुड़ गया। क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हुआ है और इसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है। यानी कि अपचयन में तो क्या हो रहा है, संयोग, और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन। यानी कि अभिक्रिया से तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकल रहा था और अपचयन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले कितने हाइड्रोजन थे, 4, अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या है 6। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये जो अभिक्रिया थी वो किसकी थी, आपकी अपचयन की। एक रिएक्शन और देखिए आप इसमें। अब देखिए क्लोरीन गैस की अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ कराई, तो मुझे क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक मिला मुझे। तो इसमें देखिए कि जो हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़ा, क्लोरीन के साथ। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, हाइड्रोक्लोराइड। ये जो प्रोडक्ट था वो किसका था, अपचयन का था। किसके लिए, क्लोरीन का अपचयन हुआ किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हुआ। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य टॉपिक की। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर ही नहीं होता है, बल्कि अन्य तत्वों और उनके गुणों के आधार पर भी हम ऑक्सीकरण और अपचयन देते हैं। हमने सेकंड पॉइंट में तो केवल हाइड्रोजन लिया था, फर्स्ट पॉइंट में हमने ऑक्सीजन लिया था, लेकिन जो अब हमारे पॉइंट आएंगे उसमें हम तत्वों के गुणों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को बताएंगे। तो देख, अब हम डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो रिएक्शन का जो अगला वेरिएशन है, यानी जो अगला भेद है, अगला पार्ट है, वो क्या है, विद्युतधनी तत्वों के आधार पर संयोग और वियोजन के लिए क्या हम ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ते हैं। तो विद्युतधनी तत्व, आप सोच रहे होंगे कि विद्युतधनी तत्व क्या है, तो मैं पहले बता दूं कि ऐसे तत्व जिनमें जो क्या हो, थोड़े पावरफुल हो बजाय किसी दूसरे तत्व से, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो या रासायनिक गुणों में ज़्यादा हो। तो इसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा। उससे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युतधनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है। तो विद्युतधनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण ये होता है कि ऐसा अभिक्रिया या ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर विद्युतधनी तत्व का क्या हो, निष्कासन हो। क्या हो, विद्युतधनी तत्व का निष्कासन हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और अपचयन के लिए हम क्या देंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युतधनी तत्वों का संयोग हो, यानी योग हो, यानी उसमें विद्युतधनी तत्व आकर जुड़े, वो क्या कहलाएगी, हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए जो हमारे लिए देखेंगे उदाहरण, वो ये देखेंगे। क्या अब देखो कि विद्युतधनी तत्व के लिए ऑक्सीकरण क्या होगा, तो वो देखिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप सोचेंगे कि इसमें विद्युतधनी तत्व कौन सा है या विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है। तो इसमें देखिए कि किसका संयोग और किसका वियोजन हुआ है। तो आप ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड, ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें देखिए कि जो आयोडीन है हमारा वो अलग हो चुका है। क्या है, वो अलग हो चुका है। आयोडीन एक विद्युतधनी तत्व है। विद्युतधनी तत्व से तात्पर्य है कि ऐसा तत्व जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, परमाणु भार ज़्यादा हो और उसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो, ज़्यादा हो एक तरह से। तो इसमें ये जो क्लोरीन दिख रहे हो आप, ये आयोडीन से कम ताकतवर है। क्या है, कम ताकतवर है, लेकिन थोड़ा ये ऐसा एट्रैक्टिव एलिमेंट है कि ये दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो क्या हो गया, इसने विद्युतधनी तत्व को अलग करके खुद पोटेशियम के साथ आकर जुड़ गया है। तो
तो देखिए यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड है उसका ऑक्सीकरण किस में हुआ, आयोडीन में हुआ। किस में हुआ, आयोडीन में हुआ है। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण किस में हुआ, आयोडीन में हुआ, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक विद्युत धनी तत्व है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम इसकी। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसकी अभिक्रिया अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ, किसकी, ऑक्सीजन के साथ, तो सॉरी जो अभिक्रिया है वो मैं कराता हूँ क्लोरीन गैस के साथ, तो देखिए कि ये जो विद्युत धनी तत्व है वो सल्फर है, यहाँ पर इस वक्त क्या है, सल्फर है। तो क्या करेगा, ये क्लोरीन आ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो बनाएगा आपके HCl एसिड और सल्फर अलग से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण किस में हुआ, सल्फर में हुआ। किस में हुआ, सल्फर में हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो विद्युत धनी तत्व है वो यहाँ पर कौन है, हमारा सल्फर है। जो सल्फर है वो यहाँ पर क्या है, विद्युत धनी तत्व है। क्या है, विद्युत धनी तत्व है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो अपचयन अभिक्रिया है विद्युत धनी तत्व के आधार पर वो क्या होती है। अपचयन क्या होगा विद्युत धनी तत्व के आधार पर, मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, विद्युत धनी तत्व का संयोग हो, यानी कि उसमें आकर जुड़े वो विद्युत धनी तत्व। तो इसकी अभिक्रिया देखते हैं हम, इसका उदाहरण देखते हैं। क्लोरीन की अभिक्रिया मैंने कराई मैग्नीशियम के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा क्या, MgCl2। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर विद्युत धनी तत्व कौन सा है, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो विद्युत धनी तत्व है वो है हमारा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम किसके साथ आकर जुड़ा है, क्लोरीन के साथ। तो हमारा ये जो क्लोरीन है इसका अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है कि विद्युत धनी तत्व इसमें आकर क्या हुआ, जुड़ा है, और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, विद्युत धनी तत्व निकल रहा था। तो इसमें जो हमने आधार लिया था वो क्या लिया था हमने, विद्युत धनी तत्व। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर, क्या है, विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर हम क्या लेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन। विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, तो देखिए कि विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी कि इसमें कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो, निष्कासन हो, क्या हो, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अपचयन में हम इसकी परिभाषा क्या देंगे, ऐसे जो अभिक्रिया जिसके अंदर विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो, संयोग हो, क्या हो, संयोग हो। तो हम सबसे पहले इसमें ऑक्सीकरण देखते हैं विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा इसके लिए कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया मैंने कराई क्लोरीन गैस के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, MgCl2। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो अभिक्रिया है आपके सामने वो ये है कि इसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या है इसमें, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ इसमें, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है अब कि जो मैग्नीशियम है उसके साथ क्या हो रहा है, ये विद्युत ऋणी तत्व आकर जुड़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो वो है क्लोरीन। तो जब विद्युत ऋणी तत्व आकर जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और विद्युत ऋणी तत्व आकर अगर निकलेगा तो क्या होगा, हमारा अपचयन होगा। तो ये तो थी हमारी ऑक्सीकरण के लिए। अब हम देखते हैं अपचयन के लिए क्या होगी।
अपचयन में जो अभिक्रिया आपकी प्रेजेंट की जाती है वो ये कुछ इस तरीके से है कि FeCl3 यानी कि जो फेरस क्लोराइड है आपका, ये जो क्लोराइड है उसकी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस के साथ कराता हूँ तो जो अपचयन होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये अभिक्रिया आपके बनेगी। तो देखिए कि इसमें जो ये FeCl3 है इसका अपचयन किसमें हुआ, FeCl2 में हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक जो क्लोरीन था वो कम हो गया है, क्या है, कम हो गया। इधर 3 थे और इधर 2 ही रह गए हैं। तो क्या हुआ कि इसमें इसका अपचयन हुआ किसमें, इसमें, यानी कि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल गया है। क्या है, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हर बार हम यही देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन तत्वों के आधार पर वो बिल्कुल होता है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है अलग अलग आधार पर दी जाती है। आप एक ही बेस पर इनको नहीं समझ सकते हो, क्योंकि जब आप अगली क्लासों में, बड़ी क्लासों में जाते हो तो वहाँ पर आपको विद्युत ऋणी तत्व और विद्युत धनी तत्व और इलेक्ट्रॉनों के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन देखने को मिलता है। ये जो हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम इनको अलग अलग पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग पढ़ाने का यही एक तरीका है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन है ये अलग अलग पहले शो किया जाता है, फिर एक साथ शो किया जाता है। ये जो अभिक्रियाएं हैं अलग अलग पढ़ाने का रीज़न, इन्हें हम कहते हैं अर्ध अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अर्ध अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन है वो एक ही तत्व को अलग अलग आधार मानकर किया जा रहा है। यानी ऑक्सीकरण के लिए तो इसमें कुछ और होगा और अपचयन के लिए कुछ और होगा, इसलिए ऑक्सीकरण अलग बताया जा रहा है और अपचयन अलग बताया जा रहा है। जब ये दोनों संयोग कर जाती है ऑक्सीकरण और अपचयन, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ चलता है। तो वो हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के ऊपर ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया कैसे कैसे होती है। यानी इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे यौगिक जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान करते हो या प्रदान करते हो, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। तो उसमें जो ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, तो वो देखिए कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या देते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता हो। क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता हो। और इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा आपके धातु त्यागती है। धातु आपकी हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। तो हमेशा इसमें जो ऑक्सीकरण होगा वो केवल और केवल धातुओं का होगा। किसका होगा, धातुओं का होगा, क्योंकि धातुएं आपके इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इसमें जो एक उदाहरण देखिए कि ये सोडियम है। क्या हमारा सोडियम धातु है। जो सोडियम धातु है ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो ये धातु आयन बनाती है। क्या बनाती है, धातु आयन बनाती है। तो ये जो धातु आयन बना है यही दर्शाता है कि जो सोडियम है उसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या है, ऑक्सीकरण हुआ है। उसी प्रकार कि जो फेरस है, क्या है, फेरस, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है इसके द्वारा तो ये बनता है फेरिक के अंदर। किस में चेंज हो रहा है, फेरिक में ये बदल रहा है। तो फेरस का ऑक्सीकरण किस में हुआ, फेरिक के अंदर हुआ। एक रिएक्शन और देखिए इसकी कि ये जो क्लोरीन है, क्या है, ये क्लोरीन माइनस आयन है। अगर इसके द्वारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन या तो त्याग दिया जाएगा या ग्रहण किया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा। तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो देखिए ये जो अभिक्रिया थी इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यानी किसी को दान में दिया जा रहा है। क्या कह रहा है, दान में दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग किया जाता है तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अब अपचयन इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, किसी तत्व या किसी यौगिक के द्वारा क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो वो अपचयन कहलाएगा। कि देखिए अपचयन क्या होगा, यहाँ पर
तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो देखिए इसके उदाहरण कुछ, कि क्लोरीन द्वारा जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वो Cl- आयन बनाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? अपचयन हुआ। तो अब एक और देखिए, ये जो है MnO4 नेगेटिव को जब एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ये चेंज होता है MnO4 -2 में। ये जो मैग्नेट आयन है इसे हम मैग्नेट आयन बोलते हैं। आपका वो मैग्नेट चुंबक वाला नहीं, ये अलग मैग्नेट है, और ये चेंज हो जाता है फिर पर मैग्नेट में। तो ये जो अभिक्रिया थी वो क्या थी? अपचयन और ऑक्सीकरण की। ये जितनी भी हमने अभी तक ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा है, ये जो सारी अभिक्रिया थी वो थी अर्ध अभिक्रिया। क्या थी? अर्ध अभिक्रिया। यानी ये ऑक्सीकरण और अपचयन ये सब थी हमारी अधूरी अभिक्रिया। इन्हें अधूरी बोलने का रीज़न ये है क्योंकि ये तो केवल अभी तक आधी चल रही थी। जब ये पूरी होती है यानी पूर्ण होती है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है तो वो समझिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं हम। कि रेडॉक्स रिएक्शन, कि रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा क्या देंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन का एक साथ होना। क्या होना? ऑक्सीकरण और अपचयन का एक साथ होना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और किसी एक तत्व का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण देखिए, जिंक है हमारे पास, इसकी अभिक्रिया कराई मैंने कॉपर सल्फेट से। तो अब ये जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जिंक ने जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर अलग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए जिंक के साथ क्या आकर जुड़ा यहाँ पर? ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीकरण। और कॉपर सल्फेट किस में चेंज हुआ? कॉपर में। तो ये हुआ आपका अपचयन। इसमें आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो तत्व है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। इसके साथ ऑक्सीजन और सल्फर नहीं है तो इसका तो हो गया अपचयन। और यहाँ पर ये जो तत्व था वो क्या था? पहले अकेला था, अब वो बड़ा बन चुका है जिसके साथ ऑक्सीजन और सल्फर का संयोग हुआ है। इसलिए क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है इसका। तो यहाँ पर आपको पूछे कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हुआ है, तो यहाँ पर जिंक का तो हुआ ऑक्सीकरण और कॉपर का हुआ अपचयन। इसकी एक अभिक्रिया और मैं ले लेता हूँ आपके सामने। ये Fe2O3 की अभिक्रिया जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराता हूँ, क्या करता हूँ मैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराता हूँ तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है, तो इसको चलो संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी ये 3 है। एक तरह से मैं आपको सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि इसमें अब ये जो रिएक्शन है ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी गई है और ये मोस्टली रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। तो देखिए मैं इसको कैसे संतुलित करना, पहले संतुलित कर लिया हमने। अब देखिए कि इसमें और इसमें किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है। तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं Fe2O3 ये किस में चेंज हुआ? आप देखो
केवल और केवल अफी में यानी फेरस में चेंज हुआ। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस में चेंज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ देखिए ऑक्सीजन था किसके साथ? हमारे फेरस के साथ ऑक्सीजन था, आयरन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पहले एक ऑक्सीजन था, अब कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? अब 2 ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो गया है। देखिए यहाँ पे फेरस के साथ ऑक्सीजन था, वो निकल चुका है, तो फेरस यहाँ पर अकेला हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था, अब इसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ गया है, क्योंकि कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स और अभिक्रिया क्या है। इसमें एक टर्म आता है कि आपके ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। एक टर्म ये जरूर पूछ लेता है कि दी गई अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो ऑक्सीकारक वो होगा, क्या होगा? ऑक्सीकारक वो होगा जो क्या करेगा कि दूसरों को क्या करने पर? दूसरों को ऑक्सीकरण करने में मदद करेगा। क्या करेगा? दूसरों को ऑक्सीकरण करने पर मदद करेगा, यानी खुद अपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुद का अपचयन करेगा। ये जो ऑक्सीकारक टर्म लिखा मैंने, इसमें क्या होता है कि जो तत्व होता है उसका अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है किसी दूसरे तत्व को ऑक्सीकरण करने के लिए। तो यानी कि ऑक्सीकारक उसे कहते हैं कि जो खुद तो अपचयित होता है लेकिन दूसरों को ऑक्सीकरण करता है, यानी किसी दूसरे तत्व का ऑक्सीकरण करता है। तो देखिए ये जो मैंने पहली अभिक्रिया लिखी है, ये अभिक्रिया, इसमें आपको बोले कि इसमें ऑक्सीकारक कौन सा है, तो इसमें जो ऑक्सीकारक है वो ये है आपके कॉपर सल्फेट। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर का अपचयन हुआ है। किसके लिए? जिंक का ऑक्सीकरण कराने के लिए। क्या हुआ? जिंक का ऑक्सीकरण कराने के लिए खुद अपचयित हो गया है। क्या हुआ? खुद का अपचयन करा के इसने जिंक का ऑक्सीकरण कराया, इसलिए ये क्या कहलाया हमारा? ऑक्सीकारक। और अपचयक कौन कहलाएगा? कि जो खुद ऑक्सीकरण होकर, जो खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे तत्व को क्या करे? अपचयित करे। क्या करे? अपचयित करे, तो अपचायक कहलाएगा। अब आपको पूछे कि इस रिएक्शन में अपचायक कौन है, तो वो क्या है? जिंक। जो जिंक है वो आपका अपचायक है। क्यों? क्योंकि ये खुद ऑक्सीकृत हुआ किसको अपचयन करने के लिए? कॉपर को अपचयन करने के लिए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडॉक्स के अंदर ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक कौन होगा? जो खुद अपचयित होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और अपचायक क्या होगा? जो खुद ऑक्सीकृत होता है। आपको ये समझ में आ गया। अब जो हमारा चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है उत्प्रेरक, वो अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।